स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पर। दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं बहुत ही यूनिक टाइप लाया हूं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। सेल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने उसको पहले वीडियो में डिस्कस किया है। जो भी बचा है इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस सेल से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा ताकि एक भी कॉन्सेप्ट आपका छूटे नहीं। और आप पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। मैं एक एक चीज़ आपको सिखाऊंगा और हर एग्जाम का कॉन्सेप्ट बिल्ड करवाना मेरा फर्ज है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम जानते हैं कि कोशिका से रिलेटेड जितने भी फंक्शन अभी बाकी हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसमें मैं आपको पूरा फुल्ली डिटेल के साथ बताऊंगा। तो आइए दोस्तों मैं आपको कोशिका से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट अभी बाकी है मैं इससे रिलेटेड इस कोशिका का ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करूंगा, और ताकि आपका एक भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं, एक कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर सकूं, क्योंकि हर एग्जाम में सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं दोस्तों। तो आइए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करवाता हूँ। इससे पहले मैंने जो पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया हूँ उसको थोड़ा सा प्रयास आपको बताने का जल्दी से प्रयास करता हूँ। तो बस बने रहिएगा, क्योंकि मैं टॉपिक को भी बहुत अच्छे से डील करूंगा। पहले पिछले वीडियो को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। दोस्तों कोशिका यानी सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिएगा, कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में। याद रखिएगा कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। और ये खोज कब किए और कैसे किए? तो कब किए तो आपको पता चल गया कि 1665 में। और कैसे किए? तो जब ये माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से जब अध्ययन कर रहे थे तो इन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में देखा कि कॉर्क के आकार में एक मधुमक्खी की छत्ते जैसा उनका आकृति कुछ दिखाई दिया। कैसा होता है मधुमक्खी की छत्ता? तो आप सब लोग जानते हैं, कुछ इस तरह की आकृति जो मधुमक्खी की होती है। तो उन्होंने देखा कि ऐसे छोटे छोटे आकार उनको दिखाई दिए। तो इन आकार को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोठरी का नाम दिया। दोस्तों इस छोटे छोटे जो आप आकार देख रहे हैं इनको रॉबर्ट हुक ने कोठरी कहा, और बाद में चल के यही कोठरी को उन्होंने सेल का नाम दिया। तो इस तरह से कोशिका की खोज हुई। आप जानते हैं दोस्तों कि जितने भी जीव जंतु धरती पर यानी पाए जाते हैं, जितने भी जीव जंतु हो, चाहे वो छोटा एक कोशिकीय जीव हो चाहे वो बहुकोशिकीय जीव हो, जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका जो शरीर का जो निर्माण होता है वो कोशिका से ही होता है। और कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। देखिए कोशिका से कैसे जीव जंतुओं का निर्माण होता है। तो जब सेल का ग्रुप एक साथ हो जाता है, यानी कोशिका समूह जब एक साथ हो जाए, ढेर सारी कोशिका एक गुच्छा में आ जाती है, तो सारे गुच्छा जो है कोशिका का मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है, यानी उत्तक का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, क्या करता है कि ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती हैं, और उत्तक मिलकर कोशिकांग का निर्माण करती है। कोशिकांग क्या होता है दोस्तों? तो इसको कह सकते हैं हम लोग कोशिकांग, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं सेल ऑर्गेनल। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं जो आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब ढेर सारी कोशिकाएं मिलकर एक उत्तक का निर्माण करती है, यानी टिश्यू का निर्माण करती है, जब टिश्यू जब मिलकर सेल ऑर्गेनल यानी कोशिकांग का निर्माण करते हैं, और ये कोशिकांग क्या करते हैं दोस्तों? अंग का निर्माण करते हैं। और जब सारी अंग का निर्माण जब हो जाता है तो इससे जो है एक शरीर का निर्माण होता है। तो इस तरह से है दोस्तों कोशिका से देखिए कैसे किसी जीव की संरचना यानी शरीर का निर्माण होता है। तो आइए हम इस वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में इस तरह से ढेर सारी कॉन्सेप्ट आपको बताया हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि मैं लिंक में दिया हूं। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो लाऊंगा आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का मेरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आज का टॉपिक है कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म। तो आप देख रहे हैं कुछ मैं फिगर बना दिया हूं। इस फिगर के से माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि साइटोप्लाज्म आखिर कहां पाया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये जंतु कोशिका की है, और ये जो आकृति देख रहे हैं ये पादप कोशिका की है। यानी जितने भी जीव जंतु हैं उसमें कोशिका की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है, और जितने भी पादप यानी हरे पेड़ पौधे होते हैं उसमें कोशिका की जो संरचना होती है कुछ इस प्रकार की होती है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि कोशिका यानी हम पूछा है कि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है। तो साइटोप्लाज्म केवल कोशिका भित्ति, याद रखिएगा दोस्तों, साइटोप्लाज्म जो है वो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में पाया जाता है। अब मैं तो ये बता दिया कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में पाया जाता है, आखिर ये होता कहाँ है? तो आप केवल जानिए कि कोशिका भित्ति कहाँ पाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि कोशिका भित्ति केवल
पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में तो होगा नहीं साइटोप्लाज्म, जाहिर सी बात है कि हमारा क्या होगा, पादप कोशिका में पाया जाएगा। तो पादप कोशिका में कोशिका द्रव, देखिए कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म कैसे देते हैं, आप ये आकृति कुछ इस प्रकार की देख रही हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। और इसके अंदर आप देख रहे हैं कुछ तरल पदार्थ आपको दिखाई दे रहा है और इसके बीच में ये केंद्रक होता है। तो मैंने आपको बताया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है दोस्तों, तो साइटोप्लाज्म कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में एक द्रव्य है। तो वो द्रव्य क्या है, तो देखिए ये गाढ़ा चिपचिपा और पारभासी होता है। पारभासी का मतलब कि आप देखे होंगे कि घिसा हुआ अगर शीशा आप देखेंगे तो उसमें कुछ वस्तुएं हमको आर पार दिखाई देती है, कुछ नहीं दिखाई देती हैं। तो ये साइटोप्लाज्म कुछ इस प्रकार के तरल पदार्थ में पाया जाता है ये, ठीक है दोस्तों। देखिए ये हमारा ये कोशिका भित्ति है और ये हमारा केंद्र है, इसके बीच में जो तरल पदार्थ पाया जा रहा है इसी को हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। अब दूसरा बात आ जाती है कि केंद्रक द्रव किसे कहते हैं, तो जो केंद्रक के बीच में जो द्रव होता है उसको हम लोग बोला जाता है केंद्रक, इसको बोल सकते हैं केंद्रक द्रव। तो जो कोशिका के अंदर है उसको कोशिका द्रव है, जो केंद्रक के अंदर होता है उसको बोलते हैं केंद्रक द्रव। दूसरा बात याद रखिएगा दोस्तों कि आप देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं और प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं केवल पादप कोशिका में पाई जाती हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, अभी आप फिगर समझ गए कि साइटोप्लाज्म में कहाँ पाया जाता है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, यूकैरियोटिक कोशिका से रिलेटेड है, बस आप देखिए दे रही है, मैं एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करूंगा। देखिए दोस्तों अब बात आती है कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं, देखिए यूकैरियोटिक कोशिका जो होता है, यूकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनल जो है पाया जाता है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दोस्तों कि बताइए कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सेल ऑर्गेनल, यानी इसको हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों कोशिकांग पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनल जो है पाई जाती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि यूकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनल पाया जाता है जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। तो ये पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है कि जब कोशिका का सिद्धांत जब खोज होते गया, कोशिका से रिलेटेड अधिक से अधिक संख्या में वैज्ञानिकों ने अपना अपना सिद्धांत अपना अपना मत देने लगे, तो उसका सबसे ज़्यादा जो भूमिका है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का है। क्योंकि आप जानते हैं कि जब रॉबर्ट हुक 1665 में जब कोशिका की खोज किए थे तो एक सिंपल से यानी साधारण सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने खोजा था। तो साधारण सूक्ष्मदर्शी से जो होता है दोस्तों वो केवल 2000 गुना जो है वो कोशिका को बड़ा करके देखता था। तो इससे थोड़ा सा दिक्कत होती थी वैज्ञानिकों को कि वो थोड़ा सा मतलब स्पष्ट टाइप से वो कोशिका को और अंदर से जाकर उसके बारे में जानकारी एकत्र नहीं कर पाते थे। लेकिन नूल और रुस्का ने, याद रखिएगा बहुत पूछता है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, याद रखिएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को नूल और रुस्का, नॉल कहीं भी बोलते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, नूल और रुस्का इन्होंने ही इस इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही तरह तरह के कोशिका से रिलेटेड सिद्धांत आने लगे। और इस के खोज के बाद पूरे साइंस में जो है कोशिका से रिलेटेड तरह तरह के वैज्ञानिकों ने अपना सिद्धांत और बहुत ही डीप तरीके से उसके बारे में अध्ययन शुरू हो गया दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अगला हमारा टाइप है वायरस। मैंने ये इस टॉपिक में थोड़ा सा इसके बारे में कुछ कहा गया, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इसके बारे में जो भी एग्जाम से रिलेटेड पूछे जाते हैं मैं आपको इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जानिए दोस्तों कि वायरस की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है इवान विस्की ने किया था, याद रखिएगा बहुत पूछा जाता है। इवान विस्की कब किए थे ये, तो ये 1892 में किया था। और कैसे किया था, तो ये तंबाकू के मोजैक रोग पर प्राप्त किया था। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि इवान विस्की ने किस पौधे पर वायरस की खोज की थी। तो याद रखिएगा कि तंबाकू जो होता है उसके पत्ते पर एक रोग पाया जाता है जिसको बोला जाता है मोजैक रोग, इसी पर उन्होंने इस वायरस की खोज की थी।
तो ये कुछ सिंपल सा बेसिक था, आपको जानना है कि वायरस की खोज इवान विस्की ने किया था, कब किया था 1892 में, और किस पौधे पर किया था, तो याद रखिएगा तंबाकू जो होता है उसी पर ये इन्होंने इस वायरस की खोज किया था, तंबाकू के पौधे पर। दूसरा पॉइंट आते हैं दोस्तों, अक्सर आज के डेट में जो अभी जो हमारा पूरा विश्व जो है इस वायरस के चपेट में है, आखिर वायरस जो है कार्य कैसे करता है, इसका फंक्शन क्या है बॉडी में जाने के बाद, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से बता देता हूं कि जब ये वायरस किसी जीवित कोशिका में प्रवेश करता है, जब यानी मानव के शरीर में, किसी भी जीव जंतु के शरीर में जब ये प्रवेश करता है, तो ये वायरस, याद रखिएगा, ये वायरस न तो ये सजीव है और न ही निर्जीव है, ये इस दोनों के बीच का योजक कड़ी है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, न ही ये वायरस सजीव है न ही ये निर्जीव है। आखिर ये शरीर में जाने के बाद कार्य कैसे करने लगता है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि जब भी वायरस किसी जीवित कोशिका यानी जीव जंतुओं के शरीर में जब प्रवेश करता है तो उसके जीवित कोशिका की तरह ये क्या करता है, कार्य करने लगता है और अपना दिन प्रतिदिन अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। इस तरह से पूरे शरीर में वायरस का जो है प्रकोप हो जाता है, क्योंकि आज के डेट में हमारा जो देश है, हमारा चाहे पूरा विश्व जो है वो कोरोना यानी कोविड-19 के चपेट में पूरे तरीके से आ चुका है, और ये कार्य सेम ये वायरस के ही वजह से हो रहा है, जो हमारे जीवित कोशिका जीव जंतुओं के शरीर में जाकर अपनी संख्या को बढ़ा रहा है और इससे तरह तरह की बीमारी को क्या कर रहा है, दावत दे रहा है। तो ये कुछ वायरस से रिलेटेड मैं आपको जब इस टॉपिक में आया था तो मैं कोशिश किया हूं कि आपको इससे बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दूं, ताकि एग्जाम में जब भी वायरस से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। अगला टॉपिक है दोस्तों कि अब मैं आपको बताया साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका द्रव्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है दोस्तों। अब साइटोप्लाज्म जो है ढेर सारी रचनाएं हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं एक एक टॉपिक को आपको बहुत ही बेसिक से क्लियर आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पर, और एक एक चीज पॉइंट को रखूंगा ताकि आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कभी कंफ्यूजन ना हो। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के जितने भी रचना हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम के बारे में बहुत ही शॉर्ट तरीके से और बेसिक बताऊंगा ताकि एग्जाम में आपको फायदा होगा। ये दोस्तों जो साइटोप्लाज्म के रचना में जो पाई जाती हैं, जो रचनाएं पाई जाती हैं, उसका पहला जो टॉपिक है दोस्तों वो आप देख रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया कहाँ जाता है, तो आप याद रखिएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह पादप में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो है कोशिका द्रव्य में एक नलिका यानी पतला पतला नली जैसा एक जाल इसका हुआ है दोस्तों। ये आप जाल एक प्रकार का देखे होंगे, तो ये जीव जंतुओं के पादप कोशिका यानी पादप कोशिका हो चाहे जीव जंतु कोशिका में एक जाल की आकृति का ये पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों, एक घने जाल के रूप में। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो भाग में बटा हुआ है दोस्तों, एक होता है SER और एक होता है RER। क्या है दोस्तों कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप में बट गया है जाकर, एक SER यानी S का मतलब देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ का मतलब होता है चिकना, यानी इसको बोल सकते हैं चिकना, जिसे ये जो टाइप है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये चिकने तरह का होता है, एकदम एकदम स्मूथ होता है ये। दूसरा टाइप है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदुरा टाइप का। तो आप जानिए पहले, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है दोस्तों कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है कि वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वसा और कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण में भाग लेता है, तो आपको ऑप्शन में ये दिया रहेगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है दोस्तों। दूसरा टाइप है RER यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या होता है दोस्तों, तो ये हमारा ये इसके ऊपर जो है छोटे 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 पार्टिकल्स पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या करता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये रफ यानी खुरदरा टाइप का होता है, उस खुरदरे के ऊपर छोटे 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 ये पार्टिकल पाए जाते हैं। इन पार्टिकल को ही दोस्तों कहा गया है राइबोसोम। मैं आपको इसके बारे में अभी इसके बाद ही जस्ट बहुत ही अच्छा से डिस्कशन करूंगा राइबोसोम के बारे में, और इसे हर एग्जाम में राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल गया कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो वो R यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो दो टाइप है SER और RER, यानी चिकनी सतह पर यह नहीं पाया जाता है, रफ यानी खुरदरे सतह यानी खुरदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर ये पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि RER जो है यह प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, SER
वसा और कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है, जबकि आर का सेंस में कहने का मतलब कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये केवल प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है और इसी के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल यानी कण पाए जाते हैं, उन कणों को ही राइबोसोम कहा गया। तो ये छोटी सी बातें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अक्सर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आइए दोस्तों हम चलते हैं राइबोसोम और लाइसोसोम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको एक एक बेसिक तरीके से इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। जानते हैं कि राइबोसोम और लाइसोसोम क्या होता है और इस किसने खोज किया था, आखिर इसका कार्य क्या है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। ये हर एग्जाम में जो है राइबोसोम और लाइसोसोम से जो रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले आप जानिए कि राइबोसोम क्या होता है। तो राइबोसोम को दोस्तों अक्सर हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के ही द्वारा देखा जाता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के बिना हम इसको नहीं देख सकते। तो ये बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, बहुत ही छोटा कण होता है, जिसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग देखते हैं। मैंने इसके बारे में बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो होता है वो कम से कम 1,80,000 गुना जो है कोशिका को देखने का क्षमता है उसके अंदर। ठीक है दोस्तों, सूक्ष्मदर्शी केवल राइबोसोम इतना छोटा कण है कि इसको केवल हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। आई बात है राइबोसोम का खोज किसने किया था, तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो हमारा पैलेड ने राइबोसोम की खोज की थी। राइबोसोम बना किसका होता है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। आरएनए क्या होता है दोस्तों, मैं इसका एक अलग से वीडियो आरएनए और डीएनए जितने भी आनुवंशिक से रिलेटेड जीन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं मैं आपको बहुत ही अच्छे से उस वीडियो में बताऊंगा और वहां पे डीप एकदम आपको बताऊंगा कि आरएनए। बस यहां पे आप जान जाइए कि राइबोसोम जो होता है केवल प्रोटीन और आरएनए का बना होता है। आरएनए का पूरा नाम होता है दोस्तों राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, उसके बाद प्रोटीन जो है, देखिए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो हम किसे कहते हैं दोस्तों, राइबोसोम को। ठीक है दोस्तों, राइबोसोम का कार्य क्या है, तो राइबोसोम का कार्य जो है केवल प्रोटीन संश्लेषण करना। देखिए प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो कौन करता है, राइबोसोम। तो इस तरह से आप राइबोसोम से जितने भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ पर डिस्कस है, वो कौन करता है, राइबोसोम। तो इस तरह से आप राइबोसोम से जितने भी टॉपिक एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं आपको यहाँ पर डिस्कस। दोस्तों अब हम चलते हैं लाइसोसोम के बारे में जानकारी ले लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लाइसोसोम, अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले जानिए कि लाइसोसोम क्या होता है। तो लाइसोसोम बहुत ही छोटा ऑर्गेनल होता है दोस्तों, जिसकी खोज जो है डी ड्यूबे ने 1958 में किया था। ठीक है दोस्तों, ये लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है दोस्तों, क्या है, लाइसोसोम एक प्रकार का एंजाइम है। ठीक है, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो लाइसोसोम के अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म के गड़बड़ी के वजह से वहाँ की जितने भी कोशिकाएं जीवित हैं वो मर जाती हैं और वो थैला जो है वो फट जाता है, इसलिए कुछ लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहते हैं। इसका कार्य क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि लाइसोसोम जिस कोशिका में रहता है दोस्तों उसी को नष्ट करने का इसका आदत यानी क्षमता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि वह कौन सा है जो मतलब जिस कोशिका में वो रहता है उसी को क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है, तो वो लाइसोसोम का काम है। ठीक है दोस्तों, ये लाइसोसोम क्या करता है, तो ये जीवाणु, याद रखिएगा, ये जीवाणु और वायरस से हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका मेन काम यही है। ठीक है, एक और काम क्या है दोस्तों, ये लाइसोसोम से बाहर से जितने भी पदार्थ आती हैं उनको पाचन करने में भी मदद करता है। तो इस तरह से लाइसोसोम, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तीन टाइप को मैंने अच्छे से आपके सामने डिस्कस किया हूँ और उम्मीद करूंगा कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट है मुझे ढेर सारा मोटिवेट करता है और मैं अच्छे से अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करता हूँ। इसी के साथ